चेक। हाय ह्यूमंस एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। एक बार फटाफट से बता दो, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? क्विकली लेट मी नो इन द चैट्स। फटाफट से बता दीजिए बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू किक स्टार्ट आवर पॉलिटिकल साइंस प्रिपरेशन, राइट? तो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बना दी थी, आई एम प्रीटी श्योर सबने देख ली है एंड इसीलिए आज सब टाइम पे, एक्चुअली बिफोर टाइम सब वेट कर रहे थे, राइट? ओके, वी आर ऑडिबल, परफेक्ट एवरीवन। वी हैव अरुणिमा विद अस, जसप्रीत है, राहुल है, वंशिका है, सुमैया है। ग्रेट एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर टुडेज सेशन। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर आवर चैप्टर सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आता है। स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्ट लगता है, बोरिंग लगता है, अगर सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज की इस वन शॉट वीडियो में सारा जो हमारा ये चैप्टर है एकदम टिप्स पे हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? एक बार फटाफट से सब अपनी प्रेजेंट लगा देंगे भाई, फटाफट से अटेंडेंस बता दीजिए क्विकली, कौन कौन हाजिर है इस सेशन में, राइट? फटाफट से जिन्होंने प्रेजेंट लगाई आज के सेशन में उनके 100 आउट ऑफ 100 इन पॉलिटिकल साइंस, राइट? चलिए, लेट्स वेट फॉर एवरीवन टू ज्वाइन इन एंड फिर चलते हैं अपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन पे। बहुत मजेदार चैप्टर है यार, एकदम सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे कवर हो जाएगा, राइट? ओके, एवरीवन इज प्रेजेंट हियर, बहुत बढ़िया, वेल डन एवरीबॉडी। ओके, आई कैन सी एंजेला मिश्रा, ओके, वी हैव मानसी, विनोद, प्रिया, नवी, ओके, मोहित, अमर, ठीक है जी, शिवानी, सब है यहाँ पे। तो बच्चा सबसे पहले मुझे फटाफट से आप लोग बता देंगे कि सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिक्योरिटी? यार जब हम बोलते हैं कि यार मैं ना इनसिक्योर फील कर रही हूँ, है ना, मुझे ना इनसिक्योर फील हो रहा है, तो किस किस मामले में इनसिक्योर फील होता है भाई? कोई फाइनेंशियली इनसिक्योर हो सकता है ना, कोई इमोशनली इनसिक्योर हो सकता है, यानी कि किसी चीज का डर है ना, आपको कुछ थ्रेटेंड फील हो रहा है, कोई डर है ना, तो वो इनसिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी क्या है? उसका एकदम उल्टा, राइट? इनसिक्योरिटी का एकदम उल्टा क्या होगा? हमारा सिक्योरिटी। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का मतलब क्या है? आज के समय में, इन टुडेज टाइम, ये जो हमारा समय चल रहा है, इस टाइम पे हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी? चलिए फटाफट से एक बार देखते हैं जरा, व्हाट इज सिक्योरिटी? सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है? सिक्योरिटी से हम क्या समझे? सिक्योरिटी आखिरकार है क्या? किस चिड़िया का नाम है भाई सिक्योरिटी? तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से, बहुत बढ़िया। तो देखिए जरा, अब बात करेंगे हम सिक्योरिटी की डेफिनेशन की, ठीक है? ध्यान देंगे सभी। आई होप आप सबने एनसीईआरटी और अपने नोट्स निकाल के रखे हुए हैं। तो 1994 में यूएनडीपी ने एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली, जिसमें उन्होंने किस बात पे चिंता जताई, किस इश्यू पे बात करी? ह्यूमन सिक्योरिटी के मुद्दे पे, ठीक है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली जिसपे ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में कंसर्न दिखाया। तो चलिए भाई अब बात करते हैं डेफिनेशन की, फटाफट से देख लिए। एट इट्स मोस्ट बेसिक, अगर हम एकदम बेसिक की बात करें, सिक्योरिटी का मतलब क्या है? इंप्लाइज यानी कि मीनिंग, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। थ्रेट्स क्या है? कोई डर, तो आप उससे आजाद है, आप किसी भी डर से आजाद हैं, ये है आपका सिक्योरिटी का मीनिंग। सो फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स अगर हम एकदम बेसिक भाषा में बोले तो सिक्योरिटी का मीनिंग है। चलिए अब इसका मतलब क्या ये है that every single threat counts as a security threat। भाई मैं इनसिक्योर हूं यार, ठीक है, मुझे लग रहा है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है उसका कोई नया फ्रेंड बन रहा है, राइट? या मैं जो अपना फ्रेंड सर्कल है उससे किक आउट होने वाली हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर हूँ। क्या ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे इंडिया के लिए? जी नहीं, है ना? अब अभी आप में से किसी के एक का ब्रेकअप हो गया, क्या ये इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है? नहीं। अब हम बात करेंगे कौन से वो थ्रेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में, पॉलिटिक्स में, राइट? तो देखिए जरा, those who study security generally say that only those things that threaten core values। कुछ कोर वैल्यूज है, अगर वो वैल्यूज जब थ्रेटन हो रही है, उन पे जो है एक थ्रेट आ रहा है ना, उन पे जो है कोई हमला होने वाला है, राइट? तो हम मानेंगे कि सिक्योरिटी थ्रेट है। समझे बात? तो ये कोर वैल्यूज क्या है, ये कीवर्ड है, ये जरूर मेंशन करके आना है, ठीक है जी?
चलिए, तो ये कोर वैल्यूज की अभी हम आगे बात करेंगे, आप समझेंगे जब। ऑलरेडी अगर किसी को पता है तो चैट में फटाफट से बता सकता है। क्विकली लेट मी नो, कोर वैल्यूज इंडिया के लिए कौन सी होंगी, फटाफट से बताएं। देखते हैं चैट में कौन कौन पहले से पढ़ाई करके आया है। बहुत अच्छे। चलिए, सो व्हेन वी स्पीक ऑफ थ्रेट्स ऑफ कोर वैल्यूज, अब यार बात करें चलो कोर वैल्यूज, जैसे कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, समझे बात, फ्रीडम, वेरी गुड। सोवरेनिटी क्या होता है भाई, कि कोई थर्ड कंट्री आके हम पे जो है रूल नहीं कर सकती, सेल्फ गवर्नेंस पावर है। अगर ये हमसे छीन जाएगी तो हमारी सिक्योरिटी पे थ्रेट आएगा, राइट। यार अब ये बात बताओ कि कितनी इंटेंसिटी की ये प्रॉब्लम होनी चाहिए जब ये सिक्योरिटी थ्रेट मानी जाए, ठीक है। We would be paralyzed if we took such an extensive view of security. अगर भाई हम ऐसे माने कि कुछ कोर वैल्यूज है, जैसे कि मेरी कोई कोर वैल्यू है कि भाई मैं बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हूं, ठीक है, मैं लोगों से झूठ नहीं बोलती, ठीक है, और किसी ने मेरे से फिर झूठ बोला, तो ये वैल्यू मेरी तो थ्रेटन हो गई, राइट। तो क्या ये नेशनल लेवल की प्रॉब्लम है जी? नहीं, हम यहाँ पे बात करेंगे बड़ी प्रॉब्लम्स, बिग प्रॉब्लम्स की, राइट, जो या तो एक स्पेसिफिक कंट्री या पूरे वर्ल्ड में मैटर करती हैं। तो कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी रिलेट्स ओनली टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स, जो बहुत भयानक थ्रेट हैं, एक्सट्रीमली डेंजरस, वो होंगे यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स that could so endanger the core values। ये जो कोर वैल्यूज है ये इतनी एंडेंजर हो जाएं कि ये जो है वापस से रिपेयर ना हो सके, दैट दे गेट डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर हो जाए हमारी कोर वैल्यूज, समझे बात, कि वापस से हम रिस्टोर ना कर पाए। जैसे कि जब इंडिया एक कॉलोनी बना था, जब ब्रिटिशर्स ने हम पे कंट्रोल किया था, तो हमारी जो सोवरेनिटी की वैल्यू थी, जो हमारी फ्रीडम थी, वो छिन गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था। किस किस को समझ में आया यहां तक, एक बार फटाफट से बता देंगे, क्विकली लेट मी नो, ठीक है, क्विकली। आई होप वॉल्यूम ठीक है मेरी, हाँ, वॉल्यूम तो बढ़िया है भाई, ठीक है, सभी को समझ में आई बात, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, तो हमने ये समझ लिया यार, एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स कौन से हैं जो हमारी कोर वैल्यूज को इतना डैमेज कर दे कि वो रिपेयर ही ना हो पाए, समझे बात। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, मेन मुद्दा यहां पे है, यहां से क्वेश्चन उठ के आएगा, ध्यान देंगे जरा, सभी का ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, क्विकली देखो जरा। सिक्योरिटी रिमेन्स अ स्लिपरी आइडिया, यानी कि स्लिपरी आइडिया का मीनिंग क्या है, फिसलता है जैसे साबुन वैसे, मतलब इसमें ना काफी सारी चीजें आ सकती हैं और बहुत ज्यादा ब्रॉड है, राइट। तो हमें अपने मतलब की चीज यहां समझ लेनी है, ध्यान से देखो। अब बच्चा मेन टॉपिक ये है, सिक्योरिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और दूसरा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, समझ गए बात। ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, मुझे फटाफट से कमेंट्स में बता दो, ट्रेडिशनल से आपके दिमाग में क्या आता है, बेसिक चीज बता दो, ट्रेडिशनल से क्या आता है आपके दिमाग में। भाई कुछ के में इंडियन वेयर आ सकता है ना, जो हमारे ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, साड़ी होती है, वो आ सकता है, जो भी आपके दिमाग में आता है ट्रेडिशनल से वो बताएंगे, क्विकली एवरीबडी। ओल्ड, ठीक है, निखिल ने कहा ओल्ड, तनिष्का ने कहा वॉर, ओके। संस्कृति, बहुत बढ़िया। मिलिट्री, एक्सटर्नल, ओके, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चा, ट्रेडिशनल यानी कि यार जो काफी समय से होता आया है, ठीक है, जो नया नहीं है, और नॉन ट्रेडिशनल यानी कि न्यू। तो आप समझ लो, नॉन ट्रेडिशनल न्यू और ट्रेडिशनल ओल्ड, जो काफी समय से होता आया है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे एक बार, मेन मैं आपको एक बार फ्लो चार्ट के थ्रू समझा रही हूं, ध्यान देंगे। मेन पार्ट है ये फ्लो चार्ट। सिक्योरिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल।
ठीक है जी, इतना समझ में आया। अब बच्चा ट्रेडिशनल से मैंने आपको क्या बोला कि ओल्ड याद कर लो, और नॉन ट्रेडिशनल क्या बोला, न्यू याद कर लो। ठीक है, क्लियर यहां तक? आगे देखो जरा, ट्रेडिशनल को हम डिवाइड करेंगे फर्दर 2 पार्ट्स में। ठीक है, ट्रेडिशनल को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, और यहां पे नॉन ट्रेडिशनल को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे, आपका ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी में। समझ गए बात? मेन है ये फ्लो चार्ट, दिस इज एवरीथिंग। जिसने ये समझ लिया, समझो उसका पूरा चैप्टर हो गया। इसी में हम एडिशंस करने वाले, जो भी हम पढ़ेंगे उसके साथ। ठीक है जी, क्लियर एवरीवन? बहुत बढ़िया। जिसने फ्लो चार्ट बना लिया फटाफट से थम्स अप दे देंगे। क्विकली 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 गिव मी अ थम्स अप। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे देखते हैं अब। ठीक है, इतना समझ गए? चलो अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल में एक्सटर्नल की। ट्रेडिशनल नोशन में एक्सटर्नल मैंने डिवाइड किया ना, एक्सटर्नल और इंटरनल। पहले एक्सटर्नल की बात करते हैं। तो देखो ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। Most of the time when we read and hear about security, we are talking about traditional national security conceptions of security. जब भी हम बात करते हैं, न्यूज़पेपर में आप पढ़ोगे इंडिया की सिक्योरिटी पे बात आई है, तो मोस्टली हम ट्रेडिशनल ओल्ड वाली सिक्योरिटी की बात कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों है जी? क्योंकि इधर क्या इंक्लूड होगा, इधर होगा मिलिट्री थ्रेट्स, यानी कि वॉर। समझे बात? सो इन दिस कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में सबसे बड़ा डेंजर एक कंट्री को किस चीज से है? मिलिट्री थ्रेट से है। मिलिट्री थ्रेट्स यानी कि वॉर, वायलेंस। समझे बात? हाँ या ना? सभी को समझ में आया? इसीलिए ओल्ड बोला गया है भाई, सदियों से मिलिट्री थ्रेट चलता आया है, वॉर लाइक सिचुएशन चलती आई है, राइट? इसीलिए समझे बात? अच्छा, अब एक्सटर्नल बहुत सिंपल है। एक्सटर्नल यानी कि हमारी कंट्री के बाहर से कोई मिलिट्री अटैक कर रहा है। इंटरनल यानी कि हमारी कंट्री के अंदर मिलिट्री अटैक हो रहा है, कोई बाहर की कंट्री इन्वॉल्व नहीं है। समझ गए बात? सो द सोर्स ऑफ दिस डेंजर इज अनदर कंट्री, क्योंकि हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। तो ये जो मिलिट्री थ्रेट है वो दूसरी कंट्री पोज कर रही है। ठीक है जी, चलिए इट्स मिलिट्री। अब कौन सी कोर वैल्यूज एंडेंजर हो रही हैं हमारी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में? सोवेरेंटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। सोवेरेंटी यानी कि भाई हमारे पास सेल्फ गवर्नेंस की पावर है, कोई और कंट्री आके हम पे रूल नहीं कर सकती। इंडिपेंडेंस यानी कि वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर वी कैन से कंट्री। ठीक है, आजाद है हम, आजादी है हमारे पास। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी कि जो हमारी कंट्री है, जो हमारी टेरिटरी है, वो यूनाइटेड रहे, राइट? वो हमारा ही पार्ट है, कोई हमसे छीन नहीं सकता। तो जब वॉर होती है, मिलिट्री थ्रेट होता है, तो ये वाली जो हमारी वैल्यूज है ये एंडेंजर हो जाती हैं। समझ गए बात? मिलिट्री एक्शन ऑल्सो एंडेंजर्स द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन। आपके मेरे जैसे मासूम लोग जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, उनकी भी जान खतरे में आती है वॉर में। समझे बात? हाँ या ना? एक बार फटाफट से बता देंगे। क्विकली लेट मी नो, क्विकली। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इन रिस्पॉन्डिंग टू द थ्रेट ऑफ वॉर। अच्छा, अब गवर्नमेंट के पास क्या चॉइसेस है? अभी हमने ये तो समझ लिया कि एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट, ट्रेडिशनल नोशन एक्सटर्नल है क्या। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर सकती है। समझे बात? तो भाई हर एक गवर्नमेंट के पास 3 बेसिक चॉइसेस होती है, 3 चॉइसेस होती है। सबसे पहली और सबसे बेकार चॉइस सरेंडर कर देना। भाई ऑब्वियसली अब कोई कंट्री आगे से वॉर कर रही है तो आप हाथ तो खड़े नहीं कर देंगे ना, आई गिव अप, आओ मेरी कंट्री को कब्जा लो, नहीं ना। तो ये टू सरेंडर, ये एक ऑप्शन है जो कि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है आज के टाइम में। दूसरा क्या है? प्रिवेंट करना, रोकना, उनको ये समझाना कि वॉर मत करो, कोई फायदा नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है वो बातचीत करके सुलझा लेते हैं। तो वॉर को ना होने देना, प्रिवेंट करना, ऑप्शन नंबर 2। एंड तीसरा क्या है?
अगर वॉर हो गई, इफ वॉर हैपेंस टेक्स प्लेस, तो अपनी कंट्री को बचाना, डिफेंड करना, आगे से कोई अटैक करना है तो काउंटर अटैक करना, डिफेंड करना। समझ गए बात, हाँ या ना? तो 3 ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट के पास, टू सरेंडर, टू प्रिवेंट, टू डिफेंड। समझ गए बात, हाँ या ना? क्विकली लेट मी नो। यहां तक सभी को समझ में आया? फटाफट से बता देंगे। बहुत अच्छे, उधम सिंह चौहान ने सारे पॉइंट्स लिख दिए। बच्चा अगर आपको भी साथ में अपनी मेमोरी को फास्ट करना है, मेमोरी मैकेनिज्म बढ़ाना है, तो जो जो मैं यहाँ कीवर्ड्स बता रही हूँ ना, ये बॉक्सेस में जो है ये सब लिखते जाओ चैट में, आपको याद रहेगा। एग्जाम में मैंने लाइव सेशन के दौरान लिखा था और आपका आंसर फट से जो है कवर हो जाएगा। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। चलिए बच्चा, बहुत अच्छे। अब देखिए जरा, गवर्नमेंट्स में चूज टू सरेंडर व्हेन एक्चुअली कन्फ्रंटेड बाय वॉर। भाई हो सकता है कोई गवर्नमेंट सरेंडर करना चूज कर ले, लेकिन वो ऑब्वियसली इसको प्रमोट नहीं करेंगे, अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी में लिखेंगे नहीं कि भाई अगर कोई कंट्री हम पे अटैक करेगी तो हम सरेंडर कर देंगे। जी नहीं, ऐसा कोई भी एडवर्टाइज नहीं करेगा। अब बच्चा यहाँ पे सीधा सीधा आपका क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी? क्या कंपोनेंट्स हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के? समझे बात? तो देख लो फटाफट से। सबसे पहला क्या है? डेटरेंस। ठीक है, डी, डेटरेंस क्या है? डेटरेंस का मतलब है प्रिवेंटिंग वॉर। प्रिवेंटिंग वॉर यानी कि वॉर ना ही हो, दूसरे को समझाना कि वॉर मत करो। ठीक है, दूसरे को रोकना वॉर करने से। दूसरा क्या है भाई? डिफेंस। अगर वॉर हो गई तो क्या करेंगे? अपने आप को डिफेंड करेंगे, काउंटर अटैक करेंगे। तो लिमिटिंग और एंडिंग वॉर, वॉर को रोकने की कोशिश करना, खत्म करने की कोशिश करना। तो भाई सबसे पहले क्या है? D2। ठीक है, सबसे पहले डेटरेंस, डिफेंस है हमारी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के कंपोनेंट्स। उसके बाद क्या है? बैलेंस ऑफ पावर, BOP। ठीक है, BOP, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है? देखो, जैसे governments are very sensitive to the balance of power between their country and other countries। एक बात समझो, आप देखोगे ऑनलाइन भी बहुत बीफ होती है, स्कूल में भी बहुत झगड़े होते हैं ग्रुप्स के, राइट? तो यार इंसान ना अपने से कंपेयर करके दूसरे से झगड़ा करता है, राइट? अब एक बॉडी बिल्डर है, एक एकदम छोटा सा और पतला सा इंसान है, तो जो बॉडी बिल्डर है वो ऑब्वियसली स्ट्रांग है उससे, है ना? समझ में आ रहा है कि यार कौन जीतेगा कौन हारेगा, है ना? तो भाई अब उन दोनों में झगड़ा अगर करना है तो वो जो शॉट है वो भी बॉडी बना लेगा, अपने आप को पावरफुल कर लेगा उसकी तरह, ताकि एक जैसा जो है मुकाबला हो पाए। तो सिमिलरली बैलेंस ऑफ पावर काम करता है। ठीक है, they do work hard to maintain a favorable balance of power with other countries। तो जैसे इंडिया है, इंडिया के जो भी पड़ोसी हैं, जैसे चाइना, अगर चाइना के पास न्यूक्लियर पावर है तो इंडिया भी न्यूक्लियर पावर बढ़ाएगा, ताकि अगर इन फ्यूचर वॉर होती है तो हम दोनों एक लेवल पे हो, इंडिया ऑलरेडी नीचे ना हो कि चाइना इंडिया को हरा दे। समझे बात? सो भाई जो भी एक कंट्री है वो अपने नेबर्स, जो उसके आसपास हैं, नेबर्स से बैलेंस ऑफ पावर बनाती है। ठीक है, उनको मैच करने की कोशिश करती है। Those with whom they have differences, दूसरा किनसे भाई? जो उनके we can say दुश्मन है, ठीक है, एनिमीज है, जिनसे डिफरेंसेस हैं, उनसे भी बैलेंस ऑफ पावर बना के रखती है। और जिनसे पहले कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, जिनसे पहले हो चुकी है वॉर, उनसे तो और ज्यादा बैलेंस ऑफ पावर बना के रखती है। समझ में आई ये बात आपको? हाँ या ना एक बार मुझे बता देंगे। सभी को समझ में आया? क्विकली। बहुत अच्छे, साक्षी ने तीनों पॉइंट अभी तक लिख दिए हैं। चौथा पॉइंट अब क्या है बच्चा? तो हमने यहाँ क्या देखा? D2 और फिर B आ गया। अब B के बिना A तो रह नहीं सकता, A भी हमेशा साथ आते, तो A भी आ गया। सो D2 बा, D2 बा, D2 बा, रिपीट आफ्टर मी। ठीक है, चलिए। सो D2, डेटरेंस, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर एंड अलायंस बिल्डिंग, ये 4 हैं हमारी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के कंपोनेंट्स। समझ गए बात? चलो, ये जो मैंने आपको बैलेंस ऑफ पावर समझाया, इसमें मेन क्या रहता है कि अपनी मिलिट्री पावर को बिल्ड करो दूसरी कंट्री के जितना
आप सेम मिलिट्री पावर को बैलेंस करो, ठीक है। और साथ ही में इसका इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर भी आता है, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है, मिलिट्री, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी, ठीक है भाई। आपके पास पैसा होगा तभी आप मिलिट्री को और ज्यादा जो है एडवांस कर सकते हैं, राइट। चलिए अब चलते हैं फोर्थ कंपोनेंट पे, विच इज अलायंस बिल्डिंग, ठीक है। अलायंस बिल्डिंग के नाम से ही समझ आ रहा है, एक छोटू था, एक बॉडी बिल्डर था, दोनों की लड़ाई हो गई। अब दोनों क्या करेंगे, अपने ग्रुप्स बनाएंगे, है ना, 10-12 लोगों को लेके आएंगे, ये यहां से 10-12 लोगों को लेके आएगा, तो ये इसको क्या बोलते हैं, अलायंस बिल्डिंग बोलते हैं। चलिए जी, सो यहाँ पे कंट्रीज कर रही हैं, ठीक है जी। तो एन अलायंस इज अ कोलिशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स यानी कि कंट्रीज, कोलिशन यानी कि ग्रुप बना लिया है, ठीक है। कंट्रीज ने ग्रुप बना लिया है, जो सेम दोस्त हैं, सेम ग्रुप के हैं, वो आपस में साथ आ गए कि यार अगर ये कंट्री तेरे पे हमला करेगी ना तो हम तेरे साथ हैं, ठीक है जी। दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस टू डिटर और डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक। अगर मिलिट्री अटैक हुआ है उसको रोकने की कोशिश करेंगे या डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। समझ गए बात, अलायंस बिल्डिंग क्या होता है, फटाफट से चैट में बता देंगे क्विकली। Most alliances are formalized in written treaties। बच्चा ये शॉर्ट आंसर उठ के आ जाता है, सेम टू सेम अलायंस बिल्डिंग पे ये पॉइंट आपको लिख के आने हैं, ठीक है। रिटन ट्रीटीज में ये अलायंस लिखे जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें 1971 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हमने किसके साथ करी, फटाफट से बता दो, इंडिया ने, and are based on a fairly clear identification of who constitutes the threat। तो देखो ये रिटन ट्रीटीज होते हैं और जिसमें ये भी लिखा होता है कि यार अगर ये कंट्री फॉर एग्जांपल चाइना तुझ पे अटैक करेगी ना तो मैं तेरा साथ दूंगा, समझ गए, बहुत अच्छे। यूएसएसआर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो रिटन ट्रीटीज और जिसमें ये भी आइडेंटिफाइड होता है कि कौन है थ्रेट, कौन जब आप पे अटैक करेगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कंट्रीज फॉर्म अलायंसेस टू इंक्रीज देयर इफेक्टिव पावर रिलेटिव टू अनदर कंट्री और अलायंस, राइट। जब हमने कोल्ड वॉर की बात करी तो नेटो जब बना, है ना, नेटो जब बना तो वॉर्सो पैक्ट बना, हाँ या ना। तो ये क्या थे, ये मिलिट्री अलायंसेस थे, राइट। तो इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो यूएस का मिलिट्री अलायंस था, एंड वॉर्सो पैक्ट जो यूएसएसआर का मिलिट्री अलायंस था। समझ गए बात, बहुत बढ़िया। अलायंसेस आर बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट्स, जो उस नेशन के लिए फायदेमंद है, और ये समय के साथ बच्चा चेंज होते रहते हैं। हो सकता है कल को इंडिया और चाइना में दोस्ती हो जाए, राइट। पहले शुरुआत में कितनी दोस्ती थी, हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन अब नहीं रही, तो ये चेंज होते रहते हैं, दीज आर वेरिएबल, हाँ या ना। सभी फटाफट से बता दे, सेशन में मजा आ रहा है या नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, क्विकली क्विकली फटाफट से। जोश थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं ना, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। बहुत अच्छे, अरे इकोनॉमिक्स के लिए इतनी क्या दिक्कत हो रही है, इकोनॉमिक्स पढ़ लो यार, यूट्यूब पे इतने बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं। डर तो देखो लगना नॉर्मल है, डर तो लगेगा ही, है ना, पढ़ाना भी हमने, इनसिक्योरिटी तो होगी ही, क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं, इंसान है, रोबोट नहीं है, राइट। चलो भाई, तो अब एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूजन क्या है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल का। In traditional view of security, most threats to a country's security come from outside its borders। यानी कि इंडिया के बाहर से जो दूसरी कंट्रीज हैं वो जब मिलिट्री अटैक करेंगे तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल के अंडर फॉल करेगा। बिकॉज द इंटरनेशनल सिस्टम इज अ रादर ब्रूटल एरिना in which there is no central authority capable of controlling behavior। तो इसमें क्या बोला गया है, बच्चा एक बात बताओ, नेशन में इंडिया एक कंट्री है, इंडिया की एक गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट, जो सब कुछ रेगुलेट करती है, राइट। लेकिन क्या हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में जो पूरा वर्ल्ड है उसकी कोई एक गवर्नमेंट है, हाँ या ना, फटाफट से बताओ क्विकली, बताइए बताइए।
क्या कोई गवर्नमेंट है फॉर द एंटायर वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे? ओके, नो नो नहीं है, नो। कोई तो होगा जो यस बोलेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़े, यूनाइटेड नेशंस। हाँ, निखिल ने बोला है कि यूएन है। तो बच्चा यूएन वाले चैप्टर में हमने जाना कि यूएन इज फॉर्म्ड बाय द कंट्रीज, ठीक है। कंट्रीज साथ में जब आ रही है तब यूएन बन रहा है। यूएन के पास कोई अथॉरिटेटिव पावर नहीं है, सो देयर इज नो इंटरनेशनल गवर्नमेंट, ये बोला गया इस पॉइंट में। इसीलिए ये जो वॉर्स है ये रेगुलेट नहीं हो सकती, ये बिहेवियर कंट्रोल नहीं हो सकता। इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स देयर इज नो एक्नॉलेज्ड सेंट्रल अथॉरिटी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, राइट, जो सबके ऊपर सब कुछ कंट्रोल करे। As presently constituted, the UN is a creature of its members। भाई members मिलके UN को बनाते हैं, ठीक है। और members के पास अथॉरिटी है, जो हमने P5 पढ़े, परमानेंट 5, उनके पास अथॉरिटी है, समझे बात। UN खुद में कुछ नहीं है। So in world politics, each country has to be responsible for its own security। तो कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है, तो हर एक कंट्री को अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा। समझे बात, हाँ या ना? आगे चलते हैं फटाफट से, क्विकली। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है जी। अब चलते हैं ट्रेडिशनल नोशंस इंटरनल पे। एक्सटर्नल जो बाहर दूसरे नेशंस हमारी कंट्री पे कर रहे हैं, आउटसाइड बॉर्डर्स हो रहा है, ठीक है। इंटरनल यानी कि हमारी कंट्री के अंदर ही हो रहा है, कोई बाहर की कंट्री इन्वॉल्व नहीं है। चलिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मस्ट ऑल्सो कंसर्न इटसेल्फ विद इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल यानी कि कंट्री के अंदर जो सिक्योरिटी है। द रीजन फॉर इट बीइंग नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस, क्यों हम इंटरनल सिक्योरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि भाई आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई, फटाफट से एक बार बता देंगे चैट में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये तो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी 14 से 18 तक, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई? 1939 से 45 तक, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आलू का पराठा ने जवाब दिया है। चलिए, सो वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 45 के बाद ना मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो अपने बॉर्डर्स वी कैन से एकदम टेरिटोरियल इंटेग्रिटी आ चुकी थी, वो सिक्योर थी विद इन देयर टेरिटरी, दे वर सिक्योर, ठीक है। सो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वाज अ कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन इन विच इंटरनल सिक्योरिटी डिड नॉट सीम टू मैटर एज मच एज इट हैड इन द पास्ट। तो भाई वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जरूरी थी, लेकिन उसके बाद इतनी जरूरी नहीं मानी गई। क्यों? क्योंकि आफ्टर 1945 यूएस एंड यूएसएसआर appeared to be united, यानी कि अपनी खुद में जो इनके अलायंसेस थे, कंट्रीज थी, ये विद इन इंटरनल यूनिटी थी एंड कुड एक्सपेक्ट पीस विद इन देयर बॉर्डर्स। तो भाई 1945 के बाद मोस्टली जो कंट्रीज थी वो जो है यूनाइटेड थी विद इन देयर बॉर्डर्स। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, पर्टिकुलरली द पावरफुल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज faced no serious threats from groups or communities living within those borders। Similarly अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, जो यूरोप की कंट्रीज है, राइट, वो भी पीसफुल थी इनसाइड देयर बॉर्डर्स। तो इंटरनल सिक्योरिटी 1945 के बाद मोस्टली थी, इसीलिए इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। Therefore these countries focused primarily on threats from outside their borders। इसीलिए एक्सटर्नल ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है जी। जिस चीज पे प्रॉब्लम होगी, जिसमें दिक्कत आएगी, उसी पे तो काम करेंगे ना। बहुत बढ़िया। चलिए, अब यहाँ पे बोला गया है कि हमने ये जो बात करी है कि यार इंटरनली तो जो वो थे सिक्योर थे, इंटरनली कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये आउटसाइड बॉर्डर्स के थ्रेट क्या थे 1945 के बाद, ये यहाँ पे हम बता रहे हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, ठीक है। सो द यूएस लेड वेस्टर्न अलायंस फेज द सोवियत लेड कम्युनिस्ट अलायंस। तो भाई कोल्ड वॉर चल रही थी, सबसे पहला पॉइंट तो है ना। एक्सटर्नल जब हम बात कर ही रहे हैं,
1945 के बाद में तो सबसे पहले क्या आएगा, कोल्ड वॉर, राइट, जो यूएस अलायंस और यूएसएसआर अलायंस के बीच में हो रहा था. Some European powers continued to worry about violence in their colonies from colonized people who wanted independence. अब ये क्या पॉइंट बोल रहा है भाई, याद करो कि 1945 के बाद इंडिया का जो नेशनल स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल है, वो भी चालू हो गया था, क्योंकि हम क्या चाह रहे थे, इंग्लैंड से आज़ादी चाह रहे थे, ब्रिटिश से फ्रीडम चाह रहे थे. तो यहाँ पे जब बात हो रही है यूरोपियन पावर्स, तो यहाँ पे समझ लो कि यूके की बात हो रही है, ठीक है, ब्रिटिशर्स की बात हो रही है. और ब्रिटिशर्स को क्या चिंता थी कि भाई जो हमारी कॉलोनीज हैं, जैसे कि इंडिया जहां पे हमने कब्जा किया हुआ है, वहां पे जो लोग हैं इंडियंस, कॉलोनाइज्ड पीपल यानी कि इंडियंस, वो इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वायलेंस हो रहा है. समझे बात, हाँ या ना? तो यहाँ पे ये बात करी जा रही है कि ये वायलेंस चल रहा था आउटसाइड यूरोप, ठीक है. एग्जाम्पल देखिए, फ्रेंच फाइटिंग इन वियतनाम इन द 1950s, ब्रिटिश फाइटिंग इन कीनिया इन 1950s एंड द अर्ली 1960s. ये मैंने आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझाया, यहाँ पे फ्रेंच को वियतनाम और ब्रिटिश को कीनिया में बताया गया है. ठीक है जी, यहाँ तक सभी को समझ में आया, हाँ या ना? फटाफट से बताएंगे, क्विकली. बहुत अच्छे बच्चा, जिनको भी CUET में प्रॉब्लम आ रही है, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ कोर्स. मैं एक कोर्स लाने वाली हूँ, क्रैश कोर्स, जिसमें हम 2 महीने में आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, आपका पोल साइंस, हिस्ट्री, सब कुछ प्रॉपर CUET के तरीके से कवर करेंगे. समझ गए बात? तो अभी और भी कहीं भी मत ले लेना, ठीक है. जैसे ही आपका ये बोर्ड्स खत्म होता है, मैं यहाँ पे लॉन्च कर दूंगी एंड फटाफट से हम जो है CUET की तैयारी करेंगे, ठीक है. तो CUET की टेंशन किसी को भी नहीं लेनी है. फटाफट से थम्स अप दे दो चैट में, क्विकली. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. चलिए, तो यहाँ पे पहले हमने कोल्ड वॉर की बात करी, फिर हमने कॉलोनाइज्ड पीपल की बात करी. अब यहाँ पे देखिए, अब हम बात करेंगे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज की, जो नई नई आजाद हुई हैं, जैसे कि इंडिया इन 1947, ठीक है, इंडिया इन 1947. अब इन्हें क्या चिंता है कि भाई यार अभी तो हम आजाद हुए हैं और ये कोल्ड वॉर चल रही है, हम कौन से अलायंस को ज्वाइन करें. अगर हम अलायंस को ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है कि वापस से वो हम पे कंट्रोल कर ले और हमारी ये जो आज़ादी है ये छिन जाए. और भाई अगर ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर में बदल गई, तो हॉट वॉर यानी कि प्रॉपर वायलेंस हो गया, तो हम क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे, ठीक है. सो against neighbors who might have joined the other side in the cold war. अब किन से सिक्योरिटी थ्रेट है, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, जैसे कि भाई इंडिया को उन सारी कंट्रीज से थ्रेट है जो कि दूसरे वी कैन से अलायंस में है. वैसे तो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ज्वाइन करी, राइट. अगर मान लो कि इंडिया यूएसएसआर के अलायंस में होती, तो जो भी यूएस के अलायंस में है, वो उनमें से कोई भी कंट्री इंडिया पे हमला कर सकती है. तो सबसे पहला थ्रेट तो जो नेबर्स हैं, जो इंडिया के करीब कंट्रीज हैं लेकिन जो दूसरे अलायंस में है, उनसे थ्रेट, ठीक है. एंड भाई जो अलायंसेस है उनके लीडर से थ्रेट, यानी कि यूएस और यूएसएसआर से थ्रेट, राइट. एंड भाई और कोई जो पार्टनर है यूएस और यूएसएसआर से, उनसे थ्रेट. तो 3 किन लोगों से थ्रेट थी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को? अपने नेबर्स जो कि दूसरी पार्टी में है, यूएस यूएसएसआर और बाकी अदर पार्टनर्स से. समझ गए बात? ये किस चीज की बात हो रही है? जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट था आफ्टर 1945, ठीक है. तो इसीलिए न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को अपने आप को प्रिपेयर करना था कि अगर वॉर हुई तो हम अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू डिफेंड आवरसेल्व्स, ठीक है. परफेक्ट, बहुत अच्छे. हाँ जी, यूट्यूब से भी बिल्कुल आप प्रिपेयर कर सकते हैं. चलिए आगे देखिए, the security challenges facing the newly independent countries of Asia and Africa were different from the challenges in Europe in 2 ways. तो 2 बात है, 2 तरीके हैं जिसमें जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी एशिया और अफ्रीका में, वो अलग थी यूरोप से. कैसे भाई?
द न्यू कंट्रीज फेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग कंट्रीज। भाई साथ में इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गई तो साथ में हमारा नेबर्स का भी तो जो झमेला होता है वो चल रहा है, ठीक है। किस चीज पे भाई? बॉर्डर्स पे, टेरिटरीज पे, पॉपुलेशन पे, है ना, कंट्रोल ऑफ पीपल पे हम वैसे ही झगड़ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है? इंटरनली भी वायलेंस चल रहा है। तो क्या एक्स्ट्रा है? एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में नेबर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट और साथ में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना। पार्टीशन के टाइम कितना इंटरनल वायलेंस हुआ हमारी कंट्री में, राइट। सो वी वर ऑल्सो थ्रेटेंड बाय द सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल देंगे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स का, जम्मू एंड कश्मीर में हम बात करें, खालिस्तान की बात करें, जो इंडिया से अलग होके अपना नेशन बनाना चाहते थे, तो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट का भी जो एशियन कंट्रीज है उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्लियर एवरीवन? यस और नो फटाफट से बताएंगे क्विकली। समटाइम्स द एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स मर्ज्ड। अब कई बार क्या होता है, ये तो हमने पढ़ने की कन्वीनियंस के लिए बना लिया ना एक्सटर्नल इंटरनल, बट कई बार ये साथ में आ जाती हैं चीजें, जैसे कि अ नेबर माइट हेल्प और इंस्टिगेट एन इंटरनल सेपरेटिस्ट मूवमेंट। एग्जाम्पल, जैसे हमने मूवीज में देखा है कि पाकिस्तान जो है कश्मीरी मिलिटेंट्स को फाइनेंस कर रहा है, इक्विपमेंट्स दे रहा है, कश्मीर में भेज रहा है और वहां पे जो है सेपरेटिस्ट मूवमेंट क्रिएट करवा रहा है। तो ये क्या है? ये एक मिक्सचर है एक्सटर्नल और इंटरनल का। समझे बात? हाँ या ना? बहुत अच्छे। तो न्यू स्टेट्स के लिए, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, उनके लिए एक्सटर्नल वॉर्स विद नेबर्स एंड इंटरनल वॉर्स पोज्ड अ सीरियस थ्रेट टू देयर सिक्योरिटी। आई बात समझ में? हाँ या ना? इतना जितना हमने पढ़ा है इंटरनल सिक्योरिटी में, इज इट क्लियर? यस और नो एक बार फटाफट से मुझे चैट में बताएंगे क्विकली। बहुत अच्छे। यहाँ पे कुछ डेटा दे दिया है कि भाई अगर हम आज के दिन की बात करें तो मोर देन 95% जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, जो वॉर है, वो इंटरनल हो रही है, विद इन नेशंस हो रही है। बिटवीन 1946 एंड 1991 12 गुना, 12 फोल्ड राइज, यानी कि 12 गुना जो ये सिविल वॉर बोलते हैं बच्चा, इंटरनल वॉर को, सिविल वॉर 12 गुना बढ़ चुकी है, 12x इंक्रीज हो चुका है। किस टाइम से किस टाइम तक? 46 से 1991 तक। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? बहुत अच्छे। कविता, मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो डाली थी कल, आप जाके वहां पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है जी, अब पहले एक बार हम चलते हैं अपने फ्लो चार्ट पे। आ जाइए। तो हमने क्या बात करी? ट्रेडिशनल यानी कि मिलिट्री थ्रेट्स, है ना। ठीक है जी, मिलिट्री थ्रेट्स, फाइन, यहां तक चलिए। एक्सटर्नल यानी कि आउटसाइड बॉर्डर्स, इंटरनल यानी कि इनसाइड बॉर्डर्स। ठीक है, क्लियर यहां तक एवरीबॉडी? और हमने क्या कंपोनेंट्स पढ़े? कंपोनेंट्स क्या पढ़े हमने? कंपोनेंट्स, ओहो पेन ही गिरा दिया है, D2BA। ठीक है जी, क्लियर एवरीवन? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बच्चा मैप करा देंगे, बोला तो मैप करा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? शेड्यूल देख लो, लाइव क्लास का शेड्यूल मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला हुआ है। ठीक है जी, बहुत अच्छे। अब बच्चा इसके साथ जो एक चीज आएगी ना, एक आपका एडिशनल टॉपिक जो आएगा वो है
चलो उसको थोड़ा अलग से करते हैं, इसको अभी यहाँ रहने दो। वो आपका आएगा कोऑपरेशन का, कैसे हम कोऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम जो है डिवाइड कर लेंगे। ट्रेडिशनल की अब हम बात करेंगे, कैसे जो है हम मिलिट्री वॉर को रोक सकते हैं, कोऑपरेट कैसे कर सकते हैं इस इशू पे। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पे हम कोऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कोऑपरेशन कैसे की जा सकती है, ध्यान दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, सीधा सीधा आंसर उठ के आता है। चलिए, there is a recognition that cooperation in limiting violence is possible, है ना। वायलेंस को, वॉर को रोकने के लिए, कम करने के लिए कोऑपरेशन हम कर सकते हैं। कोऑपरेशन का मतलब है साथ में मिलके कुछ एफर्ट कर सकते हैं जिससे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे रोका जाए। इट इज एन ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड व्यू, कि सबने ग्लोबली एक्सेप्ट कर लिया है, दैट कंट्रीज शुड ओनली गो टू वॉर फॉर द राइट रीजंस, केवल राइट रीजंस के लिए वॉर होनी चाहिए, जैसे कि सेल्फ डिफेंस, कि भाई अगर किसी और ने हम पे वॉर कर दिया तो हम डेफिनेटली रिटेलिएट करेंगे, डिफेंड करेंगे खुद को, तो सेल्फ डिफेंस एक वैलिड रीजन है। या फिर टू प्रोटेक्ट अदर पीपल फ्रॉम जीनोसाइड, जीनोसाइड यानी कि मास किलिंग्स, भाई अगर कोई नेशन अपने ही लोगों को मार रहा है, मास किलिंग्स कर रहा है, तो आप इस पे भी वॉर पे जा सकते हैं टू सेव दोज इनोसेंट लाइव्स। समझे बात, तो ये राइट रीजंस हैं। War must also be limited in terms of the means that are used. अब means यानी कि जो तरीका है वॉर का वो भी सुधारा जा सकता है, तरीका, ठीक है। means किस तरीके से वो हो रही है। Armies must avoid killing or hurting non-combatants. non-combatants यानी कि जो सिविल पीपल है, जो सिविलियंस है, जो इनोसेंट पीपल है, जो वॉर में इंक्लूडेड नहीं है, उनको नहीं मारना चाहिए। दूसरी चीज, अनआर्म्ड एंड सरेंडरिंग कॉम्बैटेंट्स। कॉम्बैटेंट्स यानी कि जो मिलिट्री मैन है, जो आर्मी है, जो अनआर्म्ड है, निहत्थे हैं, जिनके हाथ में कोई वेपन नहीं है, उन्हें नहीं मारना चाहिए। और सरेंडरिंग कॉम्बैटेंट्स, जो हैंड्स अप करके गिव अप कर दिए, उनको भी नहीं मारना चाहिए, ठीक है। और ज्यादा वॉयलेंट, बेरहम तरीके से, क्रूअल तरीके से ये चीज नहीं करनी चाहिए। इज इट क्लियर एवरीबडी, हाँ या ना, फटाफट से बताइए, सभी को समझ में आया। Force must in any case be used only after all alternatives have failed. जब कुछ भी ना हो सका तब at the end जो लास्ट रिजॉर्ट है वो आपका फोर्स होना चाहिए। फोर्स यानी कि वॉयलेंस, लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट ऑप्शन। समझे बात यहां तक, यस और नो फटाफट से बताएंगे जरा चैट में। अब हम मेन बात पे आते हैं। तो ये तो कुछ ऐसे गाइडलाइंस दी गई हैं कि केवल राइट रीजंस के लिए वॉर पे जाना चाहिए, ठीक है। और जो मीन्स है उसको कंट्रोल करना चाहिए, जैसे कि सिविलियंस लाइफ नहीं लेनी चाहिए, अनआर्म्ड और सरेंडरिंग कॉम्बैटेंट्स को नहीं मारना चाहिए। अब यहां पे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपका डायरेक्ट आंसर बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आता है। कोऑपरेशन कैसे कर सकते हैं हम ट्रेडिशनल नोशन में, हाउ कैन वी कोऑपरेट। देखिए जरा, सबसे पहला है डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट में आर्म आ रहा है। आर्म क्या होता है, आर्म क्या होता है भाई, वेपन, ठीक है। जो भी आपके पास कुछ लिमिटेड ऐसे वेपन्स हैं उनको आपको गिव अप कर देना है, ठीक है, त्याग देना है। दूसरा क्या है, आर्म्स कंट्रोल, यहां पे क्या है, गिव अप, ठीक है। यहां पे क्या है, कंट्रोल करना। एक तो है भाई जो कह रहा है कि मैं जो है जंक फूड खाना छोड़ दूंगा, दूसरा कह रहा है मैं जंक फूड कम खाऊंगा, ठीक है जी। तीसरा क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक दूसरे को अपने बारे में जानकारी देना, बताना कि आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं वहाँ हूँ, तो आपको क्या है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। इस पे अभी हम आगे बात करेंगे। यहाँ तक समझ आई सभी को। 3 फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन अंडर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है, डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। बहुत अच्छे, डिसआर्मामेंट पे चलते हैं।
इसमें क्या होता है, शॉर्ट आंसर्स में ना आपको इनमें से कोई एक टॉपिक उठा के दे देंगे और बोलेंगे एक्सप्लेन करने को। चलिए, सो डिसआर्मामेंट का मतलब है कि सारी जो स्टेट्स हैं, सारी जो कंट्रीज हैं, वो गिव अप, छोड़ दें कुछ काइंड्स ऑफ जो वेपन्स हैं उनको। ठीक है जी, इसके लिए क्या एग्जाम्पल है, 1972 में BWC बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन हुई थी, जिसमें मोर देन 155 नेशंस ने माना कि हम जो है इस तरीके के वेपन्स को छोड़ देंगे। फिर 1992 में केमिकल वेपन्स कन्वेंशन हुई थी। तो याद कर लो यार, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है। तो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन BWC और फिर CWC केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। 20 साल का गैप है, 1972 और 1992, ठीक है। इसमें 181 स्टेट्स ने अग्री किया, ठीक है जी। बैंड क्या था इन कन्वेंशंस में कि आप प्रोडक्शन और पोजेशन ऑफ कुछ जो लिस्ट है वेपन्स की, ना वो आप प्रोड्यूस करेंगे, ना वो आप अपने पास रखेंगे, बैन लगा दिया था। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? सभी को याद हुआ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चा। शॉर्ट क्वेश्चन होगा डिसआर्मामेंट, ये शॉर्ट टॉपिक्स है तो 3 मार्कर्स में ही आएगा आपका, ठीक है। आगे देखिए, अब चलते हैं आर्म्स कंट्रोल पे। अगर लॉन्ग में आएगा तो पूरा आएगा कोऑपरेशन को लेके, ठीक है। चलिए, आर्म्स कंट्रोल की बात करते हैं। रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लिमिट, गिव अप टोटल छोड़ने को नहीं बोल रहे हैं। इट रेगुलेट्स द एक्विजिशन, एक्विजिशन यानी कि रखना अपने पास, और डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स, वेपन्स को प्रोड्यूस करना या फिर रखना, पोजेशन और प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसको रेगुलेट, कुछ लिमिट तक कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है द एंटी बॉलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी इन 1972, सेम ईयर है BWC वाला, ठीक है। सो एंटी बॉलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ABM ट्रीटी 1972 में क्या हुआ, इट ट्राइड टू स्टॉप द US एंड USSR फ्रॉम यूजिंग बॉलिस्टिक मिसाइल्स एज अ डिफेंसिव शील्ड टू लॉन्च अ न्यूक्लियर अटैक। तो भाई कि ये इस तरीके की जो मिसाइल है ये आप यूज नहीं करेंगे जब आप एक न्यूक्लियर अटैक लॉन्च करें खुद को बचाने के लिए। तो ये रोक लगाई गई थी, लिमिट कर दिए, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे। अगर हम बात करें ट्रीटीज की, तो सॉल्ट और स्टार्ट, ये दो आती हैं आपके पास। स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशंस ट्रीटी, सॉल्ट 2, और स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो क्या फर्क है, एक में लिमिटेशन है और दूसरे में रिडक्शन है, ठीक है। ये डिफरेंस है। US और USSR ने साइन करी थी, ठीक है, सॉल्ट 2 और स्टार्ट, फाइन। अब बच्चा सबसे जो मेन बात आएगी ना, वो है हमारी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे जरूरी है, MCQs में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने यहां पे जूम इन कर लिया है। बहुत बढ़िया, चलिए चलो। सो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको NPT, कौन से साल में, 1968 में, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इट रेगुलेटेड द एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। भाई न्यूक्लियर वेपन्स जो है आपको वहां पे लिमिट कर दिया है। अब यहाँ क्या बोला गया, स्ट्रैटेजी सुनो, कि भाई जिन कंट्रीज ने 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस कर लिए वो तो ऑल वेल ऑल गुड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब जो बाकी कंट्रीज है वो 1967 के बाद नहीं कर सकती। तो दोज कंट्रीज दैट हैड टेस्टेड एंड मैन्युफैक्चर्ड न्यूक्लियर वेपन्स बिफोर 1967 वर अलाउड टू कीप देयर वेपन्स। उनको बोला भाई ठीक है तुम रखो, क्यों? क्योंकि सबसे पावरफुल कंट्रीज थी, वो अपनी मोनोपोली बनाना चाह रही थी, जो P5 है, और बोला कि भाई अब 1967 के बाद ना तुम जो बाकी कंट्रीज है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं एक्वायर कर सकता, ठीक है। Those that had not done so were to give up, छोड़ देनी है ये राइट कि आप न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करेंगे। So the NPT did not abolish nuclear weapons,
खत्म नहीं किया न्यूक्लियर वेपन्स को, लिमिट कर दिया। वो भी कुछ कंट्रीज रख सकती हैं, बाकी कंट्रीज नहीं रख सकती। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बोला ये गलत है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभाव हो रहा है और मैं ये नहीं मानूंगी। ठीक है जी, समझ गए बात। एनपीटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को समझ में आया? Yes or no everybody? फटाफट से बताएंगे। बहुत अच्छे। Yes, this chapter is very important. इस चैप्टर को निग्लेक्ट मत करना, पछताओगे। बहुत आसानी से मैं पढ़ा रही हूँ यार, केवल तुम्हें अपना समय देना है, वो भी नहीं हो रहा है यार। इतना फैसिलिटी हमारे टाइम पे होता तो मजा आ जाता ना। चलो, अब तीसरी जो हमारा पॉइंट था वो क्या था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं। दिस इज अ प्रोसेस इन विच कंट्रीज शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद देयर राइवल्स। तो इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को बता रही है कि भाई देखो, मैंने अब ये वाला जो वेपन है ये प्रोड्यूस किया है और मेरे पास इतने फाइटर जेट हैं और आज मेरी जो आर्मी है वो यहाँ पे प्लेस्ड है। समझ गए बात? तो इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। दे टेल ईच अदर अबाउट देयर मिलिट्री इंटेंशंस एंड देयर मिलिट्री प्लान्स, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो भाई। ठीक है जी, तो अपने मिलिट्री जो इरादे हैं, उनकी आर्मी के जो मिलिट्री प्लान्स है वो बताते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो टेल ईच अदर अबाउट द काइंड ऑफ फोर्सेस, कैसी फोर्सेस हैं अपने पास। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे ये फोर्सेस जो है तैनात हैं। Confidence building is a process designed to ensure that rivals do not go to war through misunderstanding or misperception. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए कि भाई पाकिस्तान को लगे कि इंडिया की फोर्सेस यहाँ पे ये तो हम पे हमला कर रहे हैं। इसीलिए कोऑपरेशन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के थ्रू करी जाती है। सभी को समझ में आए व्हाट आर द 3 पॉइंट्स ऑफ कोऑपरेशन इन ट्रेडिशनल बिल्डिंग? फटाफट से बताएंगे। In traditional security, force is both the principal threat to security and the principal means of achieving security. यार बड़ी आयरॉनिक ये लाइन है। फोर्स यानी कि वॉयलेंस ही थ्रेट है जिससे कंट्रीज अपने आप को बचा रही हैं, लेकिन वॉयलेंस ही वो तरीका है जिससे खुद को सिक्योर कर रही हैं। समझे बात? ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ पे लिटरेचर आ गई है, छोड़ दो इसे। समझ गए बात? फटाफट से मुझे तीनों की पॉइंट्स आप बताएंगे। क्विकली लेट मी नो द की पॉइंट्स। क्या है 3 हमारे कोऑपरेशन के पॉइंट्स? ये रहे ना, तो यहां पे लिखेंगे अब हम। डिसआर्मामेंट में BWC, CWC है ना। उसके बाद आर्म्स कंट्रोल में क्या क्या आएगा, फटाफट से बताएंगे क्विकली एवरीबॉडी। और फिर तीसरा अपना आएगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। आर्म्स कंट्रोल में NPT बहुत अच्छे, सॉल्ट 2, स्टार्ट और NPT, राइट। एक और थी यार, मैं कह रही हूँ ना, ABM, एंटी बॉलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, भूल गए वो तो तुम। ABM किसी ने नहीं लिखा, लिखा है रूपाक्षी और कृति ने और चिंचिलिन ने, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ये हमारा कोऑपरेशन है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए भाई, फाइनली ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा कवर होता है, राइट। वी हैव फाइनली कवर्ड ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। अब हम चलेंगे दूसरे भाई पे जो कि है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। नॉन ट्रेडिशनल मैंने क्या बोला, न्यू, नए तरीके की। ठीक है जी, सब रेडी हैं? क्विकली गिव मी अ थम्स अप। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के लिए आर वी गाइस रेडी? क्विकली लेट मी नो।
फटाफट से, चलिए। चलो, नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी गो बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स। तो अब जो ये फोर्स था, ये जो वॉर थी, ठीक है, इनको पीछे छोड़ के कुछ नया, ठीक है, ये तो पुराना हो चुका है, कुछ नया देखेंगे। बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स, दे इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स एंड डेंजर्स अफेक्टिंग द कंडीशंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमंस, वहां पे क्या था मेन, किसको थ्रेट था? नेशन, है ना, राइट? यहाँ पे ह्यूमंस। सो दे बिगेन बाय क्वेश्चनिंग द ट्रेडिशनल रेफरेंट ऑफ सिक्योरिटी। रेफरेंट यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, किसके लिए हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? सिक्योरिटी फॉर हु? देखो भाई, ट्रेडिशनल में हम जो कंट्री है, जो स्टेट है, उसकी बात कर रहे हैं, उसकी टेरिटरी की बात कर रहे हैं और उसके गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल नोशन में। नॉन ट्रेडिशनल में भाई ब्रॉड हो गई है चीज, और ज्यादा डीप जाएंगे हम बात करेंगे स्टेट, कंट्री के साथ साथ इंडिविजुअल्स की, समझे, कम्युनिटीज की, ऑल ह्यूमन काइंड की बात। बच्चा ये डिफरेंशिएशन आ जाता है उठा के आपका शॉर्ट मार्कर में, समझे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। क्लियर है? फटाफट बताइए। ठीक है जी, यहाँ पे कंट्री यानी कि स्टेट, उसकी टेरिटरी, उसकी गवर्नमेंट पे जो मेन है सिक्योरिटी थ्रेट रहता है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड ह्यूमन काइंड एज होल, उस पे जो है सिक्योरिटी थ्रेट रहता है। नॉन ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन कॉल्ड ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी, जो मैंने आपको शुरुआत में ही फ्लो चार्ट में बता दिया था कि हमारी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ह्यूमन और ग्लोबल सिक्योरिटी में डिवाइड होने वाली है। ठीक है जी, इट इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे प्राइमरी किसको सेव गार्ड कर रहे हैं? लोगों को, पीपल को, इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज को, रादर देन द कंट्री और द स्टेट और द गवर्नमेंट। समझे सभी बात? यस और नो? क्विकली, सभी को बात समझ में आई, हाँ या ना? बहुत अच्छे। अब समझते हैं नॉन ट्रेडिशनल नोशन को। सिक्योर स्टेट्स डू नॉट ऑटोमेटिकली मीन सिक्योर पीपल। अब यार, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई कंट्री सिक्योर है, ठीक है, इंडिया एक सिक्योर नेशन है, तो क्या इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये है कि इंडियंस जो हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो लोग इंडिया में रहते हैं, वो भी सिक्योर हैं? बताओ। नॉट ऑलवेज, क्योंकि हो सकता है भाई कोई कंट्री में, राइट, क्या कर रही है, जो गवर्नमेंट है वही खुद जीनोसाइड कर रही है, मास किलिंग कर रही है लोगों की, राइट? So during the last 100 years, more people have been killed by their own governments rather than by foreign armies. तो एक फन फैक्ट ये है कि अगर हम पिछले 100 सालों की बात करें तो मोस्टली जो डेथ्स हुई हैं लोगों की, वो गवर्नमेंट ने खुद करी हैं rather than a foreign country. ठीक है जी? So all proponents of human security agree that its primary goal is the protection of individuals. जो भी ह्यूमन सिक्योरिटी के सपोर्टर्स हैं वो यही मानते हैं कि मेन जो सेफ्टी जिसकी बात करें वो हम इंडिविजुअल्स की करें, कंट्री की नहीं। देयर आर डिफरेंसेस अबाउट प्रिसाइसली व्हाट थ्रेट्स इंडिविजुअल्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम। अब मेरी एक और बात समझेंगे आप, देखिए जरा, यहां पे हमने क्या देखा, हम यहां तक आ गए हैं। नॉन ट्रेडिशनल नोशन का मीनिंग क्या होता है? नॉन ट्रेडिशनल, बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स, है ना? राइट? ह्यूमन सिक्योरिटी में बच्चा 3 पार्ट्स में इसके नोशन को डिवाइड करेंगे, नैरो, ब्रॉड और ब्रॉडेस्ट। ठीक है, क्लियर? NBB, नैरो, ब्रॉड, ब्रॉडेस्ट। नैरो
पतला, ब्रॉड, ब्रॉडेस्ट। ठीक है जी, चलो देखिए अब जरा ह्यूमन सिक्योरिटी में हमने डिवाइड कर दी हैं चीजें। नैरो में क्या आएगा? नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी में आता है वॉयलेंट थ्रेट्स टू इंडिविजुअल। ठीक है, इट फोकसेस ऑन वॉयलेंट थ्रेट्स टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, वॉयलेंस, फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है। ब्रॉड कॉन्सेप्ट में क्या आएगा भाई? हंगर, भूखमरी, डिजीज, ठीक है, बीमारियां, नेचुरल डिजास्टर्स, राइट। ठीक है, बिकॉज इन चीजों से ज्यादा जो है डेथ कॉज होती है रादर देन वॉर, जीनोसाइड और टेररिज्म। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भूखमरी, ठीक है, आपका डिजीज और नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से लोग मरते हैं। तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट में क्या आएगा? हंगर, डिजीज और नेचुरल डिजास्टर। नैरो में क्या आएगा? जो बात करी थी, वॉयलेंट थ्रेट्स। ठीक है, they argue state should protect people from these threats as well as from violence। तो भाई एक स्टेट, एक नेशन का कर्तव्य है कि वो अपने सिटीजन्स को हंगर, डिजीज और नेचुरल डिजास्टर से भी सेफ्टी प्रोवाइड करे। ठीक है, यहाँ पे वी हैव फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी आनन, जिन्होंने बोला दैट द प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंटरनल वायलेंस, ठीक है, इज नोन एज द नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। ठीक है, हाँ या ना फटाफट से बताएंगे। सभी को समझ में आ रहा है? क्विकली लेट मी नो। चलिए, तो नैरो पढ़ लिया है, ब्रॉड पढ़ लिया है, ब्रॉडेस्ट पे चलते हैं। ब्रॉडेस्ट क्या है भाई? सबसे, अगर हम ब्रॉड की बात करें जिसमें सब कुछ आ गया है, तो उसमें आएगा आपका इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स टू ह्यूमन डिग्निटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी यानी कि किसी को पैसे की कमी ना हो। पैसे की कमी से यहाँ पे मतलब है जो बेसिक एसेंशियल्स हैं, राइट। आपका वी कैन से हाउसिंग, क्लोथिंग, ठीक है, फूड, इस सब की बात करें तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए स्टेट को। और ह्यूमन डिग्निटी, राइट, जो ह्यूमन राइट्स हैं, बेसिक ह्यूमंस की रिस्पेक्ट करना, वो भी होना चाहिए। ये ब्रॉडेस्ट फॉर्म में आएगा। समझे सभी बात, हाँ या ना? It stresses on what has been called freedom from want and freedom from fear. Freedom from want, ठीक है, कि हमें किसी चीज की जरूरत है उससे भी जो है आजाद कर दिया जाए। फ्रीडम ऑफ फियर, हमें जो डर है उससे भी आजाद कर दिया जाए। ये आएगा आपका ब्रॉडेस्ट फॉर्मुलेशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी में। यहां तक सभी को समझ में आया? क्योंकि हमारा ह्यूमन सिक्योरिटी भी खत्म हो गया है। अब हम चलेंगे बच्चा ग्लोबल सिक्योरिटी पे। इज इट क्लियर? यस और नो फटाफट से बताएंगे। बहुत अच्छे। अब बात करते हैं ग्लोबल। ग्लोबल यानी कि ऑल ओवर द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में। द आइडिया इमर्ज्ड इन द 1990s in response to the global nature of threats। क्या थ्रेट्स हैं इसमें? ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, हेल्थ एपिडेमिक्स लाइक एड्स, बर्ड फ्लू, एंड सबसे रिसेंट कौन सा हेल्थ एपिडेमिक था ग्लोबल सिक्योरिटी में? क्विकली लेट मी नो, फटाफट से बताएंगे। क्विकली एवरीवन। क्विकली कोविड। वेरी गुड। सबसे पहले रिया, कियारा, प्रसिद्धि, शिवांगी, इंश्योरेंस फ्रेंड, रूपाक्षी, सबने बताया। बहुत अच्छे। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 इट वॉज अ ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट, हेल्थ एपिडेमिक था। इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है, इंटरनेशनल टेररिज्म का मतलब क्या है? नेशनल यानी कि कंट्री पे टेररिज्म हो रहा है, इंटरनेशनल यानी कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज पे हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग सबको पता ही है यार, क्या है ग्लोबल वार्मिंग? 6th क्लास से पढ़ते आए हैं कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा राइज हो रहा है, बहुत ज्यादा वी कैन से गर्मी होती जा रही है, राइट। व्हाई? ड्यू टू द वी कैन से होल इन द ओजोन लेयर, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो आ रही हैं,
ठीक है जी, नो कंट्री कैन रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स अलोन। अब ये ग्लोबल सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि कोई भी एक कंट्री कोविड को नहीं रोक पाई। जब इंटरनेशनली सारी कंट्रीज ने मिलकर क्या किया, अपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया, ट्रैवल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वैक्सीनेशन कराई, तभी जाके जो है वो रोक पाया। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ग्लोबल है, नेचर में वर्ल्ड वाइड है, इसीलिए इसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिक्वायर्ड है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी कि सारी कंट्रीज साथ में आके कोऑपरेट करें। आई बात समझ में सभी को, हाँ या ना? क्विकली लेट मी नो, यस और नो एवरीवन। अब बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन आंसर पास्ट ईयर क्वेश्चंस में आया है, व्हाट आर द न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स। ठीक है, क्या नए सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स हैं जो आज के टाइम में आ गए हैं? सबसे पहला हमारा न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट है टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म। तो बच्चा टेररिज्म पे अलग से भी शॉर्ट आंसर आ जाता है। टेररिज्म का मतलब क्या है? पॉलिटिकल वायलेंस दैट टारगेट्स सिविलियंस डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली। पॉलिटिकल वायलेंस है, पॉलिटिकल यानी कि जो पर्पस है ना वो पॉलिटिकली ड्रिवन है, या तो आप किसी पॉलिसी को हटाना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट को हटाना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है पॉलिटिकली, एंड सिविलियंस जो मासूम लोग हैं, इनोसेंट पीपल हैं, उनको टारगेट करते हैं जानबूझ के, डेलिबरेटली यानी कि जानबूझ के, और इनडिस्क्रिमिनेटली बिना भेदभाव करे, यहाँ पे लोग हैं उड़ा दो, ठीक है, मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट कर दो। ये क्या है? टेररिज्म है। टेररिस्ट ग्रुप चाहते क्या है? वो कोई पॉलिटिकल सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, ठीक है, राइट, दैट दे डू नॉट लाइक, ऐसे किसी पॉलिटिकल सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं फोर्स थ्रेट यूज करके। सिविलियन टारगेट्स आर यूजुअली चोजन टू टेरराइज द पब्लिक। सिविलियंस मासूम लोगों को क्यों चुना जाता है? ताकि ब्लैकमेल कर सके, पब्लिक को डरा सके, एंड जो अनहैप्पीनेस है लोगों की वो फिर क्या होगी? नेशनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं उनको ब्लैकमेल करने के लिए। ठीक है जी, बहुत अच्छे। इंटरनेशनल टेररिज्म इन्वॉल्व्स, अब इंटरनेशनल टेररिज्म आ गया जिसमें एक से ज्यादा कंट्री पे हमला किया जाए। क्लासिक केसेस जो कॉमन एग्जांपल्स है उसमें प्लेन्स को हाईजैक करना, 9/11 का एपिसोड, बॉम्ब्स रखना ट्रेन में, कैफेज में, मार्केट्स में, पब्लिक प्लेसेस में बॉम्ब प्लांट कर देना। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टेररिज्म, राइट? बहुत अच्छे एग्जांपल सिंस 9/11 2001 when terrorists attacked World Trade Center in America। और ज्यादा ये जो इशू है इस पे ध्यान दिया जाता है और गवर्नमेंट्स और ज्यादा चौकन्ना हो गई है टेररिज्म को लेके। 2 मिनट का वाटर ब्रेक लेते हैं, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट सोर्स पे। चलिए लेट्स कंटिन्यू। सेकेंड जो न्यू सोर्स है बच्चा वो है ह्यूमन राइट्स। ठीक है, बहुत ध्यान देंगे जरा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 तरीके की ह्यूमन राइट्स होती हैं, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। सबसे पहले है पॉलिटिकल राइट सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली, राइट, जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स गिवन है वो हमारी पॉलिटिकल राइट्स है। ठीक है जी। दूसरी क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स।
इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स कि भाई हम जो है कोई भी प्रोफेशन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रेड में एंगेज कर सकते हैं। सोशल राइट्स, सोसाइटी में हमारे पास क्या राइट्स हैं, राइट टू वी कैन से असेंबल पीसफुली, राइट। चलिए तीसरा है राइट्स ऑफ कोलोनाइज्ड पीपल और एथनिक एंड इंडिजिनस माइनॉरिटीज। तीसरी जो ह्यूमन राइट्स है वो है राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल, राइट। जो कोलोनाइज्ड पीपल है या माइनॉरिटी है, इंडिजिनस पीपल है, जैसे इंडिजिनस पीपल कौन होते हैं, जो नेटिव पीपल है जैसे कि ट्राइबल पीपल, उनकी राइट्स। ठीक है जी, 3 टाइप्स की आपकी ह्यूमन राइट्स होती हैं, इनको वॉयलेट नहीं होना चाहिए, राइट। So while there is a broad agreement on this classification, there is no agreement on which set of rights should be considered as universal human rights। भाई ये तो सबने मान लिया कि ये 3 राइट्स हैं जो ह्यूमन राइट्स 3 राइट्स में डिवाइडेड है, लेकिन इस पे अभी तक कोई अग्रीमेंट नहीं हो पाया है कि कौन सी इनमें से यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है जो हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, और भाई अगर ये वॉयलेट हो भी गई तो क्या किया जाए, उस पे भी अग्रीमेंट नहीं हुआ है, राइट। दैट हाउ शुड वी रिएक्ट, क्या पनिशमेंट है, क्या किया जाए अगर ये ह्यूमन राइट्स वॉयलेट होती हैं तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, टेररिज्म, उसके बाद ह्यूमन राइट्स। न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स हैं ये। आगे देखिए, ह्यूमन राइट्स के बारे में ही बताया गया है। Since the 1990s developments such as क्या क्या हुआ, इराक्स इन्वेजन ऑफ कुवैत, जीनोसाइड इन रवांडा, इंडोनेशियन मिलिट्री की किलिंग हुई इन ईस्ट तैमूर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स दिए हैं, राइट। ये ऐसे सीन्स हैं जब ह्यूमन राइट्स वॉयलेट हुई हैं। ठीक है, अब भाई क्या यूएन को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, हाँ या ना। ये जब सारी सिचुएशंस हुई तो एक डिबेट हो गई कि वेदर यूएन शुड इंटरवीन एंड स्टॉप ह्यूमन राइट्स अब्यूज और नॉट। तो भाई कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि यूएन जो चार्टर है, यूएन चार्टर जो है उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोला गया है कि भाई अगर कभी ह्यूमन राइट्स वॉयलेट हो तो आप जो है फोर्स का इस्तेमाल करके इसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यूएन चार्टर में ऐसा मेंशन है कि इन केस ह्यूमन राइट्स अब्यूज होता है किसी कंट्री में तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो डिफेंड करने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल कर सकती है। दूसरा जो ग्रुप है वो बोलता है दैट national interests of powerful states will determine which instances of human rights violations the UN will act upon। भाई UN में सारे decisions permanent 5 members लेते हैं। भाई जो ये पावरफुल कंट्रीज हैं, परमानेंट 5 है, इन्हीं की मर्जी चलेगी और यही देखेंगे कि कब कौन सी ह्यूमन राइट्स अब्यूज को पनिश करना है, बिकॉज सारी पावर उनके पास है। ये बोला गया है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। तीसरा जो बच्चा हमारा न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट है वो है पावर्टी, गरीबी। ठीक है, जो ग्लोबल पावर्टी है उसकी बात करते हैं। करंटली हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स इन जस्ट 6 कंट्रीज। इन 6 कंट्रीज में जो पॉपुलेशन है वो हाफ, मतलब इन 6 कंट्री को एक तरफ रख दो और बाकी कंट्रीज को एक तरफ रख दो तो आधा आधा हो जाएगा, तराजू पूरा बैलेंस हो जाएगा। अगर हम लोगों की बात करें तो भाई इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इन 6 कंट्रीज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। हाई पर कैपिटा इनकम एंड लो पॉपुलेशन ग्रोथ मेक रिच स्टेट्स और रिच सोशल ग्रुप्स रिचर। जो रिच कंट्रीज हैं उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ कम है और जो इनकम है वो ज्यादा है तो वो और ज्यादा अमीर होती जा रही हैं, और जो गरीब देश है उसमें कमाई कम है और लोग ज्यादा हैं तो वो और ज्यादा पुअर, पावर्टी की तरफ पुश होती जा रही है। ग्लोबली दिस डिस्पैरिटी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द गैप बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये जो डिफरेंस है, पुअरर रिच रिचर हो रहे हैं, ये इसकी वजह से जो डिफरेंस है नॉर्दर्न एंड सदर्न कंट्रीज, जो डेवलप्ड और रिच कंट्रीज है उनको ग्लोबल नॉर्थ बोलते हैं, नॉर्दर्न कंट्रीज बोलते हैं। जो डेवलपिंग और पुअर नेशंस है उनको सदर्न, ग्लोबल साउथ बोलते हैं। तो इनमें और ज्यादा डिफरेंस और डिस्पैरिटी आ रहा है इस वजह से, ग्लोबल पावर्टी की वजह से। साउथ की बात करें यानी कि डेवलपिंग नेशन, गरीब देशों में डिस्पैरिटीज हैव आल्सो शार्पन्ड
as a few countries have managed to slow population growth and raise incomes। तो भाई अब क्या है, डेवलपिंग नेशंस में भी आपस में काफी डिस्पैरिटी यानी कि डिफरेंसेस आ रहे हैं। भाई श्रीलंका की बात करें, पॉपुलेशन कंट्रोल करी है और इकोनॉमी ग्रो कर रही है, राइट। वहीं आप चाइना या इंडिया को देख लो, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इनकम कम है। तो आपस में भी जो ग्लोबल साउथ है उनमें डिफरेंसेस हैं ग्लोबल पॉवर्टी को लेके। क्लियर एवरीवन, सभी को समझ में आया, हाँ या ना? Yes or no? बहुत अच्छे। So most world's armed conflict now take place in sub-Saharan Africa, which is also the poorest region of the world। भाई सब सहारन रीजन जो अफ्रीका का है उसमें सबसे ज्यादा जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है वो होता है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा पुअर भी है, ठीक है। सब सहारन हो गया आपका, आई विल जस्ट शो यू। देखिए ये है आपका सब सहारन, अफ्रीका का ऊपर पार्ट छोड़ के ये वाला जो है ये सब सहारन है, ठीक है जी, ऊपर की कुछ कंट्रीज छोड़ के। सो पॉवर्टी इन द साउथ हैज आल्सो लेड टू लार्ज स्केल माइग्रेशन। अब भाई डेवलपिंग नेशंस करीब हैं, अब लोग क्या कर रहे हैं, बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, जैसे कि कनाडा, यूके में लंदन, राइट। सो टू सीक अ बेटर लाइफ, स्पेशली बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन द नॉर्थ। तो भाई जब कोई इंडिया से कनाडा जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की वजह से। कहाँ से? साउथ से नॉर्थ में। दिस हैज क्रिएटेड इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रिक्शंस। इससे और ज्यादा जो रिलेशंस है दो कंट्रीज के बीच में उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। इंटरनेशनल लॉ एंड नॉर्म्स मेक अ डिस्टिंक्शन। भाई इंटरनेशनल लॉ में ना फर्क है माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज में। क्या फर्क है यहाँ पे बच्चा? आपका शॉर्ट आंसर बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज, ठीक है जी। माइग्रेंट्स कौन है? जो लोग अपनी मर्जी से वॉलंटरीली बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की वजह से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। दोज हु वॉलंटरीली लीव देयर होम कंट्रीज फॉर बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। एंड रेफ्यूजीज कौन है? जो मजबूरी में, भाई उनकी कंट्री में कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया या उनकी गवर्नमेंट उन्हें मार रही है तो बच के निकल रहे हैं। तो रेफ्यूजीज आर दोज हु फ्ली, मजबूरी में अपनी देश छोड़ के वॉर की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से या पॉलिटिकल परसिक्यूशन की वजह से आके आपकी कंट्री में रेफ्यूज सीक करते हैं। पॉलिटिकल परसिक्यूशन यानी कि मारना। यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, राइट, ठीक है, वो रेफ्यूजीज है, पर्टिकुलरली जब वो बांग्लादेश वॉर 1971 के अराउंड इंडिया में आए, ठीक है। हाँ या ना? यस और नो? क्लियर? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। स्टेट्स आर जनरली सपोज टू एक्सेप्ट रेफ्यूजीज। हम रेफ्यूजीज को तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रीज को बोला जाता है कि भाई यस यू शुड वेलकम रेफ्यूजीज बट यू शुड नॉट एक्सेप्ट माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। इससे इसी के लिए रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी निकाला है अभी कल ही गवर्नमेंट ने, जहां पे वो रेफ्यूजीज को जो है सिटीजनशिप 6 साल के उस पे दे रही है। बहुत बढ़िया। अब जब हम रेफ्यूजी और इमिग्रेंट्स की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे एक और कैटेगरी आती है जो है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, जो अपनी कंट्री में ही क्या है, डिस्प्लेस हो गए। पीपल हु हैव फ्लेड देयर होम्स, अपना घर छोड़ के अपने ही देश में दूसरे कहीं जगह आके सेटल हुए। फॉर एग्जाम्पल जो कश्मीरी पंडित्स थे, है ना, वो वायलेंस की वजह से कश्मीर वैली छोड़ के जो है दूसरे पार्ट्स में आके सेटल हुए, तो वो क्या है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल है विद इन द कंट्री। The world refugee map tallies almost perfectly with the world conflicts map। देखो क्या बोला गया कि जब जब वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई वॉर हुई, तब तब रेफ्यूजीज बढ़े, तब तब लोग मजबूरी में दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो गए, राइट। वाई? क्योंकि वॉर और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ही है जो लोगों को मजबूर करता है
दूसरी कंट्री में जाके रेफ्यूज लेने में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। Individuals and families, at time whole communities have been forced to migrate because of generalized fear of violence. ठीक है, वायलेंस के डर से, राइट, कि उनका जो घर बार है सब कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, उनका जो इन्वायरमेंट है, उनकी जो आइडेंटिटी है, सब कुछ छिन जाएगा, इसके डर में जो है वो दूसरी कंट्री में जाके रेफ्यूज सीक करते हैं। बहुत बढ़िया। फोर्थ जो हमारा न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट है वो क्या है? वो है हेल्थ एपिडेमिक्स, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या था? कोविड-19। ठीक है जी, तो हेल्थ एपिडेमिक्स देखें, यहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल HIV, एड्स, बर्ड फ्लू एंड सीवियर एक्यूरेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये जब ग्लोबली बहुत ज्यादा फैले तब जो है, और ये कैसे फैलते हैं? हाउ डू दे स्प्रेड? जो हेल्थ एपिडेमिक है, माइग्रेशन, जब एक जगह से दूसरी जगह कोई ट्रैवल करता है और जाके बच जाता है, बिजनेस, टूरिज्म और मिलिट्री ऑपरेशंस के थ्रू ये चीजें फैलती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है जी, सो बाय 2003 4 करोड़ पीपल वर इन्फेक्टेड विद HIV एड्स वर्ल्ड वाइड, जिसमें से 2/3 जो थे वो अफ्रीका में थे। ठीक है, और बाकी जो है साउथ एशिया में थे। Clear? In North America and other industrialized countries, new drug therapies dramatically lowered the death rate. New drug therapies यानी कि वैक्सीनेशन, जैसी दवाइयाँ आप ला रहे हैं जिससे ये जो हेल्थ एपिडेमिक है रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट्स है बहुत एक्सपेंसिव होते थे, इसीलिए पुअर रीजन्स में अफ्रीका की जैसे वहाँ पे काम नहीं करे, राइट, क्योंकि एक्सपेंसिव है। अदर न्यू एंड पुअरली अंडरस्टूड डिजीजेस सच एज एबोला वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस C, ये सब भी जो है अब ग्लोबल, अगर हम थ्रेट की बात करें तो राइज हो रहा है अंडर हेल्थ एपिडेमिक्स, एंड सबसे रेलेवेंट और रीसेंट कोविड-19। सिमिलरली यहाँ पे बताया है कि ओल्ड डिजीजेस लाइक TB, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डेंगू फीवर, कोलेरा, ये सब भी जो है काफी ज्यादा ग्लोबल अरीना में आया है। एपिडेमिक्स अमंग एनिमल्स, भाई एनिमल्स को अगर बीमारी हो जाए तो भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कि लेट 1990s में ब्रिटेन हैज लॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज हो गई थी, तो भाई काउ जो है वो सारा डेयरी प्रोडक्ट्स देती है, तो बहुत नुकसान हुआ इकोनॉमी में। सिमिलरली बर्ड फ्लू की वजह से सप्लाई ऑफ पोल्ट्री रुक गया था एशियन कंट्रीज में, मीट जो है वो रुक गई, राइट। तो इसी एपिडेमिक्स की वजह से अगर एनिमल्स में बीमारी हो जाए तो भी कंट्री नेगेटिवली सफर करती है। Such epidemics demonstrate the growing interdependence of states, making their border less meaningful than in the past and emphasize the need for international cooperation. तो इन new sources of threats के लिए क्या जरूरी है? सब साथ में मिलके सारी कंट्रीज अपने बॉर्डर्स को भूल के साथ में आके कॉपरेट करें, right? Perfect. So these were our new sources of threats. चलिए परफेक्ट, इसके बाद हम कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की बात करेंगे। इससे पहले अगेन दिस वाज अनदर इंफॉर्मेशन जहां पे हमने बात करी है, आई थिंक नेचुरल डिजास्टर्स की आएगी ना यहाँ पे, मालदीव्स वाला, कि expansion of the concept of security does not mean that we can include any kind of disease. कुछ भी हो रहा है वो ग्लोबल सिक्योरिटी में डाल दिया, ऐसा नहीं है भाई। कोई मिनिमम आपका कॉमन क्राइटेरिया होना चाहिए। जब बहुत सारी कंट्रीज को वो बॉदर कर रही है, प्रॉब्लम है, तभी वो यूजफुल होगा। ऐसा नहीं कि भाई हमारे देश में कुछ छोटा सा हो गया, ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया किसी एरिया में तो बहुत बड़ी चीज हो गई, नहीं। ग्लोबली एक मिनिमम क्राइटेरिया है जिसके तहत फिर इसको ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट माना जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ थ्रेटनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द रेफरेंट, कि जब बहुत ज्यादा डेथ की सिचुएशन आ जाए, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डेंजरस वो चीज हो, तब वो आपकी ग्लोबल सिक्योरिटी में आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मालदीव्स को तो भाई खतरा है ग्लोबल वार्मिंग से, क्योंकि उसका मतलब यही है कि भाई सी लेवल बढ़ते ही वो तो पूरी कंट्री डूब जाएगी, राइट। कंट्रीज इन सदर्न अफ्रीका HIV एड्स से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। और जो टुत्सी ट्राइब है रवांडा में, उनको प्रॉब्लम हुई है बाय
द राइवल हुटू ट्राइब। तो भाई क्या ये सब ग्लोबल इंपॉर्टेंस के हैं? जी नहीं, ये सब इनके लिए स्पेसिफिक है। तो जब कोई इश्यू बहुत ज्यादा सभी को इफेक्ट करेगा ग्लोबली, तब वो जाके जो है आपका ग्लोबल सिक्योरिटी में फॉल करेगा। ठीक है जी, हाँ या ना? क्विकली लेट मी नो एवरीवन। चलिए, अब जैसे मैंने बात करी, पहले हमने ट्रेडिशनल नोशन पढ़ा, एक्सटर्नल इंटरनल पढ़ा, उसकी कोऑपरेशन के बारे में पढ़ा। अब हम नॉन ट्रेडिशनल नोशन की कोऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, नॉन ट्रेडिशनल नोशन में हाउ कैन वी कोऑपरेट। Dealing with many of these non-traditional threats to security require cooperation। तो यहाँ पे बच्चा cooperation काम आएगी, यहाँ पे war से काम नहीं चलेगा। So military confrontation जो किसी हद तक stop कर सकती थी traditional notions को, लेकिन non-traditional notions को war और ज्यादा बदतर कर देगी, worse कर देगी। So military confrontation, war, violence बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, cooperation काम आएगी, राइट? ठीक है, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन केवल और केवल जब हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं या ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं तब हेल्प कर सकता है। जैसे मैंने बोला कि भाई फोर्स, वॉर पावर्टी हटाने में तो काम नहीं आ सकती, माइग्रेशन को रोकने में तो काम नहीं आ सकती, हेल्थ एपिडेमिक्स को तो कंट्रोल नहीं कर सकती, राइट? तो यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स जो है इस सिचुएशन को और ज्यादा बदतर, वर्स कर सकता है। तो भाई क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए नॉन ट्रेडिशनल नोशंस को रोकने के लिए? सबसे पहले इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सारी कंट्रीज को साथ में आके कोऑपरेट करना चाहिए, जिसमें क्या आते हैं बायलैटरल अग्रीमेंट्स, रीजनल अग्रीमेंट्स, कॉन्टिनेंटल अग्रीमेंट्स और ग्लोबल अग्रीमेंट्स। ठीक है, बायलैटरल दो कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन हो रही है, रीजनल साउथ एशियन रीजन के बीच में हो रही है, कॉन्टिनेंटल पूरे एशिया के बीच में कोऑपरेशन हो रही है, ग्लोबल यानी कि सब कंट्रीज के बीच में। दूसरा क्या है, इन्वॉल्व अ वेराइटी ऑफ अदर प्लेयर्स बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनल। कुछ और प्लेयर्स की हेल्प लो, जैसे कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बात करते हैं। देखिए ये रहे हमारे अदर प्लेयर्स जिनकी हम हेल्प ले सकते हैं कोऑपरेशन करने में। सबसे पहला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस, WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF एक्सेट्रा। NGOs, Amnesty International, Red Cross, private foundations and charities, churches and regional organizations, trade unions, associations, social and development organizations, इनकी हेल्प ले सकते हैं। बिजनेस और कॉर्पोरेशंस की हेल्प ले सकते हैं, और ग्रेट पर्सनालिटीज लाइक मदर टेरेसा की हेल्प ले सकते हैं, नेल्सन मंडेला की हेल्प ले सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल है ये। ठीक है, समझ गए बात? सो दीज आर द कोऑपरेटिव मेजर्स फॉर नॉन ट्रेडिशनल नोशन। क्लियर एवरीवन, हाँ या ना? फटाफट से बताएंगे, समझ में आया सभी को? कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स एज अ लास्ट रिसोर्ट, एकदम लास्ट ऑप्शन में फोर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, द इंटरनेशनल कम्युनिटी मे हैव टू सैंक्शन द यूज ऑफ फोर्स, जैसे कि टू डील विद गवर्नमेंट्स दैट किल देयर ओन पीपल, जीनोसाइड के केस में कर सकते हैं, राइट? जो ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो लोगों को इग्नोर कर रही है, भाई लोग जो है पावर्टी, डिजीज और कैटास्ट्रोफ की वजह से मर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट्स को फर्क नहीं पड़ रहा, या फिर इंटरनेशनल टेररिज्म के इसी टाइम जो है वॉर का यूज हो सकता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, राइट एवरीवन? Non-traditional security is much better when the use of force is sanctioned and applied collectively। sanctioned का मतलब क्या है कि भाई as a punishment, as an agreement, सब साथ में जो है use of force तय कर रहे हैं किसी चीज के लिए और साथ में उसको अप्लाई कर रहे हैं इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, रादर देन व्हेन एन इंडिविजुअल कंट्री डिसाइड्स टू यूज फोर्स ऑन इट्स ओन, बिना किसी डिस्कशन के एक कंट्री ने हमला कर दिया। ठीक है, तो सैंक्शन के साथ, ठीक है, एज अ पनिशमेंट कलेक्टिवली सब जब फोर्स का इस्तेमाल करें तो वो काम आ सकता है। समझे बात सभी? चलिए परफेक्ट। तो हमने क्या पढ़ा इसमें? इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज में इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड अदर प्लेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से अपने कोऑपरेशन में लिख लेते हैं फॉर नॉन ट्रेडिशनल
जिसमें क्या आएगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड अदर प्लेयर्स। जिसमें सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, एनजीओज आएंगे और फिर फेमस पर्सनालिटीज आएंगी। ठीक है जी, दोनों के कोऑपरेशन में सभी को समझ में आया डिफरेंस क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा बिल्कुल भी, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए एक बार जो है यहाँ पे ह्यूमन सिक्योरिटी नैरो ब्रॉड ब्रॉडेस्ट कर लिया था, ठीक है। ग्लोबल सिक्योरिटी में क्या ऐड कर सकते हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी में बताएंगे एक बार, व्हाट कैन वी ऐड इन ग्लोबल सिक्योरिटी? वी कैन ऐड न्यू नोशंस, न्यू नोशंस में अपना टेररिज्म, ठीक है, ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल पॉवर्टी और हेल्थ एपिडेमिक्स। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे जो न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट में आएगा। फाइन, बहुत अच्छे, परफेक्ट। अब बच्चा हमने क्या देखा, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल कोऑपरेशन है। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है इंडिया की क्या सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है। इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है सिक्योरिटी को लेके, कैसे इंडिया कोऑपरेट करेगी या सिक्योर फील करेगी। ठीक है, सो इंडिया की क्या सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फाइन, चलो लास्ट टॉपिक है, टेंशन मत लो, बस हो गया है चैप्टर अपना। सो इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा उठ के आपके पेपर में आता है, ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए, इंडिया हैज फेस्ड ट्रेडिशनल यानी कि मिलिट्री यानी कि वॉर एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स टू इट्स सिक्योरिटी दैट हैव इमर्ज्ड फ्रॉम विद इन यानी कि इंटरनल एज वेल एज फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉर्डर्स। राइट, तो इंडिया ने भाई दोनों चीजें फेस करी हैं। अब क्या स्ट्रैटेजी है, हमारी स्ट्रैटेजी के 4 ब्रॉड कंपोनेंट हैं, 4 ब्रॉड कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया स्ट्रैटेजी। ठीक है जी, सबसे पहला क्या है, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाएंगे, अपनी आर्मी, नेवी है ना, और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को और ज्यादा ताकतवर करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। राइट, सो सबसे पहली क्या स्ट्रैटेजी है हमारी, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कई बार वॉर लाइक सिचुएशन फेस करी है। एग्जाम्पल, पाकिस्तान के साथ 47-48 में, 65 में, 71 में और 1999 में, और चाइना के साथ 62 में। ठीक है, इसीलिए सबसे पहली हमारी स्ट्रैटेजी है अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाना, क्योंकि हम आसपास जो पड़ोसी हैं सभी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इसी वजह से इंडिया भी न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। हमने सबसे पहला अपना न्यूक्लियर डिवाइस कब टेस्ट किया था, 1974 में। ठीक है जी, India's decision to conduct nuclear tests in 1998 was justified by the Indian government in terms of safeguarding national security, कि क्योंकि हमें अपने पड़ोसियों से खतरा है तो हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। क्लियर एवरीवन, पहली क्या है स्ट्रैटेजी, अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना, पावरफुल बनाना। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है, एक बार देखिए जरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा सीधा सीधा आंसर उठ के आता है। Strengthen international norms and international institutions to protect its security interest। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बात करी ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये हेल्प करते हैं कोऑपरेशन में, तो इनके साथ भाई अच्छे रिलेशंस बनाएंगे। और हमारे जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, राइट, हम किसी के साथ ट्रीटी में हैं या कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, कौन से कन्वेंशन फॉलो करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। समझे? तो दूसरा पॉइंट ये है, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू सपोर्टेड द कॉज ऑफ एशियन सॉलिडारिटी। भाई एशियन कंट्रीज को साथ में यूनिटी बना के रखनी चाहिए,
जो डीकोलोनाइजेशन यानी कि जो फॉरेन पावर्स ने, जैसे इंडिया पे ब्रिटिश ने कब्जा किया हुआ था, ऐसे ही जो और सारी कंट्रीज थी जिस पे कोई और कंट्री कंट्रोल करी थी उनको आज़ादी दिलाने में मदद करी थी, डिसआर्मामेंट सपोर्ट किया है और यूएन को भी सपोर्ट किया है एज अ फोरम जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, इंडिया ऑल्सो टुक इनिशिएटिव्स टू ब्रिंग अबाउट अ यूनिवर्सल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम। तो भाई इंडिया ने एनपीटी के खिलाफ भी आवाज उठाई है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इसीलिए हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या किया है भाई, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल के लिए भी जो है सपोर्ट किया है। इट आर्ग्यूड फॉर एन इक्विटेबल NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये आपके चैप्टर 1 कोल्ड वॉर में आएगा कि भाई जो रिच कंट्रीज हैं उन्हें कम दाम में जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलपिंग कंट्रीज को देनी चाहिए ताकि उनकी भी तरक्की हो। इट यूज्ड नॉन अलाइनमेंट टू हेल्प, तो भाई NAM की इस्तेमाल किया, NAM फाउंड किया है ना कोल्ड वॉर के टाइम पे। इंडिया ज्वाइंड 160 कंट्रीज दैट हैव साइंड एंड रैटिफाइड द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल साइन करी। इंडियन ट्रूप्स हैव बीन सेंट अब्रॉड ऑन UN पीस कीपिंग मिशंस। तो ये सब क्या है, ये प्रूफ है जो इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है कि इंडिया ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल नॉर्म्स को स्ट्रेंथन किया है, अपना योगदान दिया है, जिस वजह से और ज्यादा उसको वीगन से अलायंस सपोर्ट मिल सके। ठीक है, परफेक्ट। तीसरा क्या पॉइंट है भाई सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का, कि अपनी जो इंटरनल इश्यूज है ना उनको सॉल्व किया जाए। मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री, इनसाइड द बॉर्डर जो सिक्योरिटी इशू है उस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, जैसे कि नागालैंड में प्रोटेस्ट हुए, सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुई मिजोरम में, पंजाब में, कश्मीर में, तो इंडिया ने क्या किया, उनको उनकी राइट्स दी, उनको समझाने की कोशिश करी, ऑटोनॉमी दी। ठीक है, और सेपरेट नहीं होने दिया। ठीक है, सो इंडिया हैज ट्राई टू प्रिजर्व नेशनल यूनिटी, अपनी नेशनल यूनिटी एकता बनाए रखी बाय अडॉप्टिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम विच अलाउज डिफरेंट कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स टू फ्रीली आर्टिकुलेट, जो खुल के बता सके उन्हें क्या प्रॉब्लम है, उनको अगर पॉलिटिकल पावर में शेयर चाहिए तो इंडिया ने अलाउ किया। तो थर्ड पॉइंट क्या है, अंदरूनी जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करना। और फोर्थ पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या था, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना, फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, डेवलप इट्स इकोनॉमी, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली हैंडल कर पाएंगे। सच दैट द वास्ट मास ऑफ सिटीजंस आर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटा सके। ठीक है, जो भुखमरी है उसको हटा सके, डिजीज को इरेडिकेट कर पाए। राइट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो है, लोगों में डिफरेंसेस हैं, कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है, इसको हम इक्वलाइज कर पाए। राइट, ये तो अटेम्प्ट चल ही रहा है, वी आर स्टिल वेरी पुअर एंड अनइक्वल कंट्री। देयर इज अ प्रेशर ऑन द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होती है उस पर बहुत प्रेशर होता है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ करे और साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट करे। Thus, democracy is not just a political idea, right? ये political ideal नहीं है, ये एक तरीका है सिक्योरिटी अचीव करने का। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, लोगों की सुनती है, तो सिक्योर भी करेगी लोगों को। समझे बात, हाँ या ना? फटाफट से बताएंगे एक बार, क्विकली लेट मी नो। इज इट क्लियर एवरीबडी? सभी को समझ में आया, हाँ या ना? बहुत अच्छे, इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। आई वॉज चेकिंग द NCERT, लास्ट टॉपिक है ये। राइट, परफेक्ट। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इन वन शॉट। एंड आई डोंट थिंक इससे ज्यादा बेहतरीन तरीके से कहीं भी यूट्यूब पे आपको ये चैप्टर समझ आने वाला है। आप खुद बता दो अगर ऐसा है तो। क्विकली लेट मी नो आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताना। आई होप सभी को मदद हुई है और हमने बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को कवर किया है इन डिटेल। जिसने ये समझ लिया, जिसने ये फ्लो चार्ट कर लिया, समझो उसको ये पूरा चैप्टर टिप्स पे आ चुका है। राइट, जो फ्लो चार्ट और नोट्स मैंने बनाए हैं बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। पूरा का पूरा आपका चैप्टर यहीं से उठ के आने वाला है। ये फ्लो चार्ट बहुत जरूरी है, जिसने ये समझ लिया समझो पूरा चैप्टर समझ लिया। राइट,
बहुत अच्छे। कॉपरेशन, और इंडिया का क्या है सबसे पहला? मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना, दूसरा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल नॉर्म्स, तीसरा क्या है? चौथा इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना, और तीसरा इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज को एड्रेस करना। ठीक है, क्लियर एवरीवन? दिस इज इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। एक बार फटाफट से सब बता देंगे कितनी मदद हुई है, कितनी नहीं हुई है। क्विकली लेट मी नो। चलो बहुत बढ़िया। अभी कोई नहीं बताएगा तो कल का लाइव सेशन नहीं लूंगी मैं। फटाफट से बताएंगे कितनी हेल्प हुई है। चलिए, परफेक्ट एवरीवन। ये फ्लो चार्ट जरूर रिवाइज करना, इससे आपका मैं कहूंगी यार 90% चैप्टर इसी में आपका सम अप है। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? बहुत अच्छे, ओके। Perfect everyone, thank you so much for joining in. मिलते हैं next class में. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video. मेरे पैर बहुत दुख गए हैं, गला बहुत दर्द कर रहा है, तो यार फटाफट से अपने दोस्तों के साथ ना शेयर कर दो पूरी पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट, ताकि उनकी भी मदद हो जाए और मेरा भी थोड़ा सा भला हो जाए। राइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एवरीबडी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।